जहां घर करोड़ों में पहुंच गया है, वहां पर आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जिसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये है, वो घर कैसे ले सकता है? आज जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने घर दिया है और या जो मेरे से लेने आते हैं, उनको प्रॉब्लम मैं आने नहीं देता। आप ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं रियल एस्टेट में। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आ चुकी है। मेन 3 चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उस पर लोन लेते समय तो ध्यान रखिएगा ही। एक होता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोटिंग होता है सर, एक आज लोगों को ना रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा लिक्विडेटिव लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तू एंटर किया और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो ये क्या ये सच्चाई है? एक्चुअली सर रियल एस्टेट जो है ना, वो सेल्स का बिजनेस ही नहीं है। रियल एस्टेट सर ट्रस्ट का बिजनेस है। वाह, आपका टैगलाइन है घर सही मिलेगा यही जी। इस टैगलाइन के क्या मायने हैं? तो हमने भी जब घर लेने गए तो बिल्डर क्या कहते हैं, 4 बचे हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा हुआ। और मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से वो बेचे ही जा रहा है। आज के समय में जहां दिल्ली एनसीआर में आप एक 2 BHK का फ्लैट लेने जाइए तो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की लागत से आता है। वहीं पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहती है कि आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, तब भी आप अपने घर लेने का सपना पूरा कर सकते हो, वो भी दिल्ली एनसीआर में। और इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताते हैं कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी प्रॉपर्टी में बिजनेस कैसे कर सकते हो, किस तरीके से रियल एस्टेट में काम कर कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने लिए किया और अब ये आपको भी बता रहे हैं कि आप भी किस तरीके से अपने लिए प्रॉपर्टी बना भी सकते हो और प्रॉपर्टी बिजनेस में आ भी सकते हो। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मुकेश कुमार जी। जी हाँ दोस्तों, इनको आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, खासकर वेस्ट दिल्ली से हैं, तो हो सकता है शायद आप इनसे मिले भी हो। आज हम इनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर मुकेश कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, प्रणाम आपको भी और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी। कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया, और आपसे मिलके और भी बढ़िया हो गया हूँ। बड़ा अच्छा लगा मिलके, जिस तरह से आपने मुझे बुलाया और जिस तरह से स्वागत की, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके इस स्टूडियो में बैठ के। सर, आपसे आज बात बहुत सारी करनी है जी। और रोटी, कपड़ा और मकान, जी। ये 3 ज़रूरतें खास होती हैं। आज के Exactly, समय में हम बात करें और भी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, लेकिन इन सब ज़रूरतों में मकान ऐसा लग रहा है कि लोगों के हाथ से निकलता जा रहा है। जी। प्रॉपर्टी के प्राइस अगर हम देखें पिछले 20 सालों में तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। Correct, ऐसा sir. क्या हो गया है कि प्रॉपर्टी लेना आज इतना मुश्किल हो गया है? सर इसके मेजर 3-4 फैक्टर्स हैं। देखिए, अभी जो लैंड है या उसकी जो कॉस्टिंग है या कंस्ट्रक्शन की कॉस्टिंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके रीजन है सीमेंट है या जो लेबर कॉस्ट है, वो जो बढ़ रहा है कॉस्ट, तो अल्टीमेटली इसका जो फ़र्क है वो आ रहा है घर के प्राइस पे। दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर ध्यान से नोटिस करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो लग्जरी प्रोजेक्ट तो कम बन रहे हैं और अफोर्डेबल भी कम बन रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में देखें तो मैक्सिमम लोग 30-40 हज़ार के आसपास कमा रहे हैं और उनको अफोर्डेबल घर चाहिए, 30 से 40 लाख में घर चाहिए। चूँकि इसका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ये भी घर के प्राइस पे असर डाल रहा है। तीसरी चीज़, ऐसा मेरा मानना है कि अब लोग ना सिर्फ घर 4 दीवारी की तरह नहीं देख रहे हैं, उनको लाइफ स्टाइल चाहिए। घर में उनको पार्किंग, लिफ्ट, क्लब हाउस, उनको आसपास में सारी एमिनिटीज़ चाहिए। तो चूँकि ये एमिनिटी जैसे ही ऐड होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। और चौथा जो मेन रीज़न है, वो सरकार की जो पॉलिसी है, अप्रूवल्स है, उसे आने में या उसे मिलने में जो डिले होता है, तो अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा हुआ है, जो डेवलपर ने लैंड खरीद रखी है, उसको बहुत ज़्यादा दिन तक होल्ड रखना पड़ता है। तो वो भी फ़र्क डाल रही है आपके प्रॉपर्टी के प्राइस पे। सर, आज के समय में बात करें तो ज़मीन के रेट जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपने बताया कि सीमेंट, गिट्टी, छड़, ये जितनी भी चीज़ें, इनके तो रेट बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा रेट जो बढ़ रहे हैं, ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं। करेक्ट है सर। अब ज़मीन हाथ से बाहर जा रही है, बिल्डर्स पे भरोसा कम हो रहा है। आपको क्या लगता है इसका मेन कारण क्या है? देखिए, बिल्डर पे भरोसा कम हो रहा है। अभी तो ये बात कहना थोड़ा सा लाजमी नहीं होगा, ये बात
हम अगर 2016 से पहले की अगर बात करें, जब रेरा नहीं आया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बिल आई 2016 में, उसके पहले अगर आप ध्यान दें, आप लोग जो मेरे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं हमें, उनको भी पता होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जा रहे थे, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे। होता क्या था कि डेवलपर एक प्रोजेक्ट से पैसे निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था और कंस्ट्रक्शन रुक जाता था, और इस सब के कारण बायर बहुत परेशान थे। तो सरकार इस पे एक बिल लेके आई, या एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेरा, वो लेके आई। उसके बाद सर अब बहुत सारी चीज़ें सुधार हो गई है। तो अब पहले जैसा चीज़ें नहीं रहा। जो प्रोजेक्ट रेरा कंप्लायंस है या जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, अगर उनसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आज भी सर विश्वास बना हुआ है लोगों का। मतलब आप कह रहे हैं कि विश्वास है, रेरा है तो विश्वास है। बिल्कुल सर। तो आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो रेरा चेक करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है सर? सर रेरा तो चेक करना ही चाहिए। रेरा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो चेक कर सकते हैं। पहले तो रेरा का कंप्लायंस देखें, जो डेवलपर और जो बिल्डर से आप खरीद रहे हैं क्या वो रेरा में रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो डेवलपर हैं उनका बैकग्राउंड चेक करिए कि पहले उन्होंने पास्ट में क्या डिलीवरी दिए हैं। उसके बाद उनका लोकल रेपुटेशन क्या है। जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं तो आसपास के लोगों से बात कीजिए, माउथ ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। और आजकल तो सिर्फ डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सारी चीज़ों पे आप उनको चेक कर सकते हैं। प्लस लैंड का टाइटल क्लियर है कि नहीं वो भी आप चेक कीजिए। डेवलपर का, बिल्डर का रिव्यू चेक कीजिए। उन्होंने आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों को घर डिलीवर किया होगा, वो क्लाइंट उनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला है। जब इस सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली सर आपका जो बाइंग डिसीजन होगा वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। 5 कोई ऐसी बातें, आज मुझे घर खरीदना है तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 5 ऐसी बातें आप स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि ये तो चेक कर ही लेना, बाकी कुछ करो या मत करो। सर उस चेक करने से पहले मैं एक चीज़ लेमैन की भाषा में समझा देता हूँ। बिल्कुल लेमैन भाषा में। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो अगले 15-20 साल आपको सुकून देगा तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और चलिए इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं, उनको आप क्लियर करिए। पहली चीज़, जब आप बिल्डर के यहाँ विजिट करते हैं तो देखिए कि उनका जो ऑफिसेज है उसी जगह पे कितने दिन से चल रहा है। उन्होंने जो कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रखा है वो कब रजिस्टर्ड करवाया, क्या इनके प्रोजेक्ट रेरा के अंडर आते हैं और रेरा नंबर इनका आ चुका है। उसके बाद इन्होंने जो पहले डिलीवरी दी है जिस प्रोजेक्ट्स पे, वहाँ पे जाके साइड पे चेक करें। उनके सिर्फ ब्रोशर पे ध्यान मत दें, वहाँ जाएं, चेक करें कि रियलिटी वही है ना जो ब्रोशर में दिख रहा है। उसके बाद गूगल रिव्यू ज़रूर देखें कि क्लाइंट उनके बारे में क्या कहती हैं। टेस्टिमोनियल जो मैंने पहले भी बताया, हाँ जी, उसको ज़रूर आप देखें कि जिन्होंने इनसे घर खरीदा है वो क्लाइंट क्या कह रहे हैं। और आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि देखिए घर है, जब आप घर ले लेते हैं, जब आपको हैंड ओवर मिलता है तो छोटी मोटी दिक्कतें आती है, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, या हो सकता है कुछ पेंट। तो सेल सर्विस आफ्टर, मतलब आफ्टर सेल सर्विस जब घर बेच देते हैं वो, तो उनकी सेल सर्विस कैसी है। अगर वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली मिल रही है तो आप उनसे ज़रूर ले सकते हैं। तो देखिए आपको 5 बातें बता दूं। सबसे पहले तो बिल्डर को चेक करिए, जो ऑफिस है वो कितने समय से है, ज़्यादा समय से है मतलब भरोसा है। दूसरा, बिल्डर के टेस्टिमनी चेक करिए कि लोग क्या कहते हैं, उन्होंने जिन्होंने घर खरीदा है वो उस बिल्डर के बारे में क्या कहते हैं। तीसरा, जो आपका ब्रोशर है जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है क्या एक्चुअल साइट पर वही है, ये चेक करिए। चौथा, आप ये देखिए कि क्या टाइटल क्लियर है, क्योंकि टाइटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और 5वां, आपको सेल्स के बाद सर्विस क्या मिल रही है। ये 5 बातें आप जरूर चेक कर लिए अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो। सर ने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बता दी है, मैंने तो ऐसे बताया था, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया। सर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर घर ना एक सपना होता है किसी के लिए। आज अगर हम बात करें जो 30,000, 50,000, 60,000 रुपये सैलरी कमा रहे हैं, वो गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन घर नहीं खरीद पाते। बिल्कुल सही सर। और जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपके बारे में जानकारी ले रहा था ऑनलाइन, तो मैंने ये पाया कि आप अगर किसी के पास सिर्फ 2 लाख रुपए भी हैं तो आप उनको कहते हैं आपका घर हो सकता है। आज के समय में जहां घर करोड़ों में पहुंच गया है, वहां पर आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जिसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये है वो घर कैसे ले सकता है? सर जो 30,000 सैलरी कमा रहे हैं ना, ऑब्वियस है वो रेंट पे रह रहे होंगे और तकरीबन रेंट भी 10 से 12 हज़ार दे रहे होंगे। हाँ जी। जब मैं खुद भी इस चीज़ को देख रहा था
तो मेरे दिमाग में आ रहा था जो 30-40 हज़ार कमा रहे हैं ना सर, वो कैसे अपना दिल्ली में घर ले सकते हैं, जो सवाल अभी आपने पूछा। फिर इस पे मैंने भी R&D की। फिर वेस्ट दिल्ली में मुझे द्वारका मोड़, उत्तम नगर जैसी जगह दिखी जहाँ पे रेडी टू मूव फ्लैट्स होते हैं। आज की डेट में मैं बताऊं, अगर दिल्ली में जो घर लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ जब मैं शुरू कर रहा हूं तो रेंट के घर से करूँ ही ना, अपना मेरा घर हो, या वो लोग जो बहुत दिन से रेंट पे रह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कैसे भी छोटा भी हो लेकिन अपना घर हो, उनके लिए उत्तम नगर द्वारका मोड़ में हम लोग 18 लाख में, सही सुन रहे हैं, 18 लाख में 1 BHK, जिसमें 1 रूम, 1 वॉशरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 किचन होता है। 1 से 2 लाख भी है ना सर, वो डाउन पेमेंट दे, रेस्ट 16 लाख रुपए सर उनका लोन हो जाता है, वो अपने घर में चले जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 18 लाख रुपए में घर हो सकता है और दिल्ली वो भी जैसे शहर में। दिल्ली जैसे शहर में। जी। और मतलब मैं कहूँ कि एक आप लग्जरी गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी मत लीजिए, पहले घर ले लीजिए। घर ले, करेक्ट बात ये है हो सर। सकता है। और वो भी अगर आपके पास सिर्फ 1-2 लाख रुपए हैं तो भी हो सकता है। तो भी हो सकता है सर, सिर्फ डाउन पेमेंट ही इतना देना होगा। 1 से 2 लाख आप एम सानविल एस्टेट के पास लेके आइए, हमारी टीम बैठी है, लोन में असिस्ट करेगी, 16 लाख रुपए आपका लोन हो जाएगा और आपको एक प्यारा सा, और वो भी रेडी टू मूव इन घर मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो डली हुई है सर इसकी। मतलब जो मैं सोचता था कि आज के समय में अगर आपके पास 50 लाख रुपए ना हो या 20-30 लाख रुपए ना हो, बाकी चलो 80 लाख का लोन भी हो जाएगा, तो घर हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लाख रुपए तो लोन हो जाएगा बाकी चीज़ों का और आपका घर हो सकता है अपना। सर बिल्कुल हो सकता है। और वह जिनको मैंने घर दिया है, वैसे बड़े सारे सानविल एस्टेट की फैमिली है जिनका टेस्टिमोनियल डला हुआ है, वो खुद कितने हैप्पी हैं। वो एम सानविल एस्टेट रिव्यू करके अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं भी डालेंगे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल क्लाइंट के आ जाएंगे जो बहुत ही हैप्पी है अपना घर लेके, वो भी दिल्ली जैसे शहर में 1-2 लाख देके। सर कहीं ऐसा तो नहीं है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, नहीं सर, बताएं कहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि सस्ते के चक्कर में लोग फंसे और बाद में ना उनका घर हो और उनके जो 1-2 लाख रुपए वो भी डूब जाएं? सर इसकी तो क्लियरिटी मैं ऐसे दे दूंगा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी फ्लैट आपको सेल करें उनका बैकग्राउंड देखिए। मैं कह रहा हूँ मेरा भी बैकग्राउंड देखिए, कंपनी क्या करती है ना, मेरे रिव्यू चेक कीजिए। उसके बाद मेरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, वहाँ पे जाइए, जिनको मैंने घर दिया है उनसे बात कीजिए, तब तो पूरी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। और फिर भरोसा करके आपको लगेगा ना कि हाँ ओके है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने हमसे घर लिया है। उसके बाद आप हमारे पास आइए, फिर हमारे जो कस्टमर केयर की टीम है उनसे बात कीजिए, जो सेल्स एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कीजिए, और बड़े सारे आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे। और उसमें अग्रवाल साहब क्या होता है, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होता है। जैसे अभी आपने बोला कि हो सकता है कि सर ये एक छलावा हो, हाँ, कि बोलने के लिए बातें हो, तो हमारे यहाँ रेडी टू मूव इन घर होता है। आप आएंगे, घर देखेंगे, घर अगर आपको पसंद आया और अगर आपको लोन नहीं लेना है तो सर आप कल रजिस्ट्री करवा लीजिए, और अगर आपको लोन लेना है तो लोन में तकरीबन वही 1 सप्ताह लगता है। तो 1 सप्ताह लोन लेने में लगेगा, 1-2 दिन आपको रजिस्ट्री करवाने में, तो 10 दिन के अंदर आप अपने घर में चले जाएंगे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई बात ही नहीं है सर, बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई चीज़ें हैं, बनी हुई चीज़, रेडी टू मूव इन होता है सर। जैसे हम लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं ना, पूरा एकदम वेल डिजाइंड है, तो हमारा भी सर वेल फर्निश्ड, वेल इंटीरियर्ड के साथ पूरा घर रेडी होता है। ये सुनने में मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि बैकग्राउंड चेक कर लो, रियलिटी चेक कर लो, लोगों से बातें कर लो, जाकर देख लो, और अगर रेडी टू मूव इन है, ऐसा नहीं है कि अभी ज़मीन में अभी आपको नींव डलनी बाकी है या फिर रेरा का अप्रूवल आएगा, ये सब कुछ नहीं है सर। हम लोग तो घर पहले बना देते हैं सर, बिल्डिंग रेडी कर देते हैं, तब उसको बेचना शुरू करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन तो बेचते ही नहीं। सर आप इतना सस्ता बेच क्यों रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में लोगों के माइंडसेट हो चुका है कि घर की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आज महंगा खरीदना पड़ेगा, तो आप सस्ता क्यों बेच रहे हैं? देखिए सर, जहाँ पे हम घर बना रहे हैं ना, वहाँ पे लैंड कॉस्ट अभी सस्ती है। अब अगर आप पॉश एरिया की बात करें, साउथ एक्स की बात करें या साउथ दिल्ली की बात करें, तो यहाँ लैंड की कॉस्ट बहुत महंगी है। लेकिन वेस्ट दिल्ली में कुछ जगह है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उत्तम नगर, द्वारका मोड़, ऐसे बड़े सारे एरियाज़ हैं, पालम है, राजापुरी है, राना जी इनक्लेव है, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लैंड की कॉस्ट कम है। तो चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लैंड कॉस्ट सब मिलाकर हमें ही वो प्रोजेक्ट सस्ता पड़ता है, इसलिए हम वो चीज़ें सस्ती बेचते हैं। तो बेसिकली आपने इसके ऊपर मेहनत करी और ढूंढ के निकाला है कि कहाँ पर आज भी लोगों के घर के सपने को पूरा किया जा सकता है। और सर एग्जैक्टली ना, उस तरफ एक जड़ से मकान होता है, अगर आप जानते होंगे अग्रवाल साहब, तो कि ज़मीन भी आपकी है ना, और छत भी आपका। तो हम लोग वैसा भी बना देते हैं कि चलो 50 गज
जमीन है, उसके ऊपर 2 फ्लोर हमने बना दिए, 2 मंजिल बना दी, छत भी उनका और जमीन भी उनकी। तो इस तरह का भी घर हम लोग देते हैं और ऑप्शन बड़े सारे हैं सर। एल टाइप है, कॉर्नर का फ्लैट है, 1 2 3 4 अगर मैं 5 बात BHK। करूँ 50 गज में जड़ समेत, जहाँ पर जमीन भी आपकी और छत भी आपकी, मतलब जमीन भी आपकी और आसमान भी आपका, जी। वो कहाँ से शुरू हो जाता है? सर वो तकरीबन 60 लाख के आसपास से शुरू होता है और 2 मंजिल बना हुआ सर। 2 मंजिल बना हुआ। थोड़ा आप लोग सुन रहे होंगे तो सरप्राइजिंग लग रहा मुझे होगा। तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है और आप कहते हैं कि आपको ज़मीन भी मिल गई, आसमान भी मिल गया, उसके ऊपर आप और 2 मंजिल बाद में बना भी सकते हैं। हाँ 2 मंजिल सर, 4 मंजिल का अप्रूवल होता है, 2 मंजिल हम बना के देते हैं। अगर आप लोग अग्रवाल साहब का पॉडकास्ट देखते हैं तो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट से सर उनको फ़ायदा होने वाला है जिनको लग रहा था दिल्ली तो बहुत महंगा है, वहाँ पे हम घर कैसे ले सकते हैं, मेरे पास तो 2 लाख ही है, मेरे पास तो 1 ही लाख है, मेरा घर नहीं होगा। सर जो दिल्ली में घर लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं, बेसिकली जो रेंट पे रहते हैं ना सर, उनको आपके इस पॉडकास्ट के बाद ना हाँ जी। ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा एम साइन मिल एस्टेट के पास आने का, जहाँ से वो अपना घर ले सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसी प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पहली बात होगी कि उसको अगर आपको मकान लेना है किसी को, तो 2 लाख रुपए आप तैयार कर लीजिए, आप बचा लीजिए, सेविंग कर लीजिए, तो आप उन्हें एक घर का सपना पूरा करवा सकते हो। करेक्ट है सर। अब दूसरी बात आ जाती है लोन की। बैंक लोन देता कहाँ है? लोन तो केवल अमीरों को होते हैं, गरीबों का लोन होता कहाँ है? ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन कह लीजिए, या फिर हो सकता है रियलिटी हो, मुझे भी नहीं पता ये चीज़। तो आपको क्या लगता है कि लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या चाहिए होता है? देखिए जो लोन चाहिए ना, उस बेसिक चीज़ होती हैं सर। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए, आपको ITR चाहिए, पैन, आधार, फोटो चाहिए होता है, जो सबके पास होता है। आप बिजनेसमैन हैं, कोई छोटा मोटा काम भी करते हैं तो आपका खुद का ITR होगा, आपके पैन, आधार जो फ़ोटो हैं वो लगते हैं। तो एलिजिबिलिटी सर इतनी ही बनती है। बट जब आप लोन लेना तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा कि लोन लेते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखें। जब आप हमारे ऑफिस आएंगे ना तो हमारे पास लोन डिपार्टमेंट है, वो आपको असिस्ट करते हैं। तब भी मैं बता देता हूँ कि लोन लेना तो बेसिकली सर हम जो आम आदमी क्या देखते हैं, EMI कितना आएगा, हाँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। मेन 3 चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उस पर लोन लेते समय तो ध्यान रखिएगा ही। एक होता है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 2 तरह के होते हैं, एक फ्लोटिंग होता है सर, एक फिक्स होता है। फ्लोटिंग होता है कि इंडियन इकोनॉमी या जो हमारा रेपो रेट है जो RBI तय करता है, तो फ्लोटिंग में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी नीचे ऊपर जाएगी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ऊपर जाएगा। फिक्स होता है कि आज जब आप लोन ले रहे हैं, जो आज फिक्स हो गया सर वही हमेशा चलता रहेगा। तो एक तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। दूसरी चीज़, लोन में ना सर कुछ हिडन कॉस्ट होता है, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, वैल्यूएशन चार्जेस होते हैं, जो आपको लोन देती है बैंक या NBFC, वो इंश्योरेंस लगाती है। तो ये जनरली जो आम लोन लेने वाले लोग होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ और भी पूछें, सपोज करिए आपने 30 लाख का घर ले लिया या 30 लाख का आपने लोन ले लिया, आपके पास कहीं से 2 लाख आ गए, आप देना चाहते हैं कि चलो 2 लाख दे देंगे, 28 लाख बच जाएगा। तो जब आप पार्ट पेमेंट करने जा रहे हैं तो कोई चार्जेस है क्या? या आपने घर के लिए लोन ले लिया 20 साल के लिए, 7 साल के बाद आपके पास कहीं से पैसे आ गए, आप चाहते हैं मैं पूरा पैसा देके लोन खत्म कर दूं, उसको सिर्फ बोलते हैं फोरक्लोजर। हाँ जी। तो जब हम फोरक्लोजर करने जाते हैं, क्या उसके चार्जेस हैं? तो अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छे बैंक से, एक अच्छे NBFC से अच्छे रेट पे आप लोन ले पाएंगे। क्या आप कितनी आसानी से और कितनी सादगी से आप चीज़ें बता रहे हैं, और ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। लोग क्या ध्यान देते हैं, 30 लाख का लोन लेना हो तो इतनी EMI बनेगी, वही ध्यान देते हैं सर, बस इतना ही ध्यान देते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ध्यान देने लायक है, और ये सब चीज़ें आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? जिन्होंने इस काम को किया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। किताबी ज्ञान तो केवल इतना ही मिलेगा जो किताबों में है, लेकिन रियल ज्ञान मिलता है प्रैक्टिकल लोगों के पास। जैसे मुकेश जी ने कई साल से आप ये काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस क्या, अगर मैं आपके बारे में जानूँ, अगर रियल एस्टेट का क्या एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को आज तक आपने सर्व किया है? सर नंबर्स तो एग्जैक्टली नहीं है, बट एक हज़ारों फ्लैट सर हमने अभी तक बेचा होगा सर। और बहुत सारी फैमिली हैं, जब इस तरह का मैं अफोर्डेबल हाउस घर बेच रहा हूँ लोगों को, एक्चुअली देखिए पैसा तो आप ही लोग का है ना,
हम तो सिर्फ जरिया हैं। हम आपके उस पैसे को सही जगह लगा दे रहे हैं। जो आप ये सोच रहे हैं कि इतने पैसे में घर नहीं मिलेगा दिल्ली में, वो हम सही जगह पे लगवा के आपको एक सपना पूरा करें दिल्ली जैसे शहर में। आपने पूछा कि सर एक बार एक्सपीरियंस आपका, हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पूरे जर्नी में। देखिए, अगर सच बताऊँ ना, तो मैं खुद भी जब घर लेने की सोच रहा था तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे सर, क्योंकि मैं भी जॉब करता था, 35-40 हज़ार की हमारी नौकरी थी। तो हमें भी जब घर लेना था ना, तो हमें लगता था कि दिल्ली में कैसे घर ले सकते हैं। आज भी मुझे याद है, पापा गांव से मेरे पास आए तो एक आदमी के पास वो गए, उनके पास एक छोटा सा घर था सर, 25 गज का। तो पापा ने मुझे बोला कि मुकेश, कि कुछ नहीं ना तो कम से कम ऐसा भी घर हो जाता ना तेरा, तो नहीं ले। हाँ ऐसा ही भी घर हो जाता ना तुम्हारा तो ठीक रहता। तो मेरी लाइन थी सर कि नहीं पापा, दिल्ली में घर लेना तो बड़ा ही मुश्किल है। फिर कुछ सालों के बाद मुझे समझ में आया कि अफोर्डेबल सेगमेंट है जहाँ पे 1-2 लाख दे के भी घर लिया जा सकता है। तो पहले मैंने इस लोकेशन में खुद ही घर खरीदा सर। मैं जिस लोकेशन में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा घर खुद ही वहाँ पे है। तो जब मुझे लगा कि यार मेरी चीज़ें, मेरा सपना पूरा हो सकता है, तो और भी लोग मेरे जैसे होंगे जिनका इस तरह का सपना होगा, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, जब मैं इस मार्केट में आया तो चीज़ें थोड़ी स्कैटर्ड थी, कोई बताने वाला नहीं था एग्जैक्टली कि लोन कहाँ से करवाएं, या वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं था कि एक ही जगह से आप रजिस्ट्री करवा लो, लोन ले लो, कोई बड़े सारे ऑप्शन आपको दिखा दे, उसमें आप चूज़ कर लें। तो मैंने सब चीज़ को एक सीरीज़ में बनाया। आप कह सकते हैं कि मैंने सबको सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया, एक फ़ाइल बनाई, क्लाइंट को बहुत ईज़ कर दिया, और हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की। और आज सर जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े थे घर लेने के टाइम पे, आज जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने घर दिया है, और या जो मेरे से लेने आते हैं, उनको प्रॉब्लम मैं आने नहीं देता हूँ। मतलब देखिए कि आज जो खुद ने प्रॉब्लम फेस की है वो प्रॉब्लम आप तक नहीं आएगी, और यही किसी भी इंसान का सच्चा कर्तव्य है जो आप कर रहे हैं सर। बहुत शानदार। लेकिन अगर मैं इसमें एक चीज़ पूछूँ, आज के समय में ही मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ऑनलाइन भी न्यूज़ आती हैं, आज के समय में भी लोग प्रॉपर्टी में ठगी का शिकार हो जाते हैं या प्रॉपर्टी में धोखा खा जाते हैं। तो ऐसा क्या गलती करते हैं कि उन्हें नुकसान होता है प्रॉपर्टी में? देखिए सर, क्या होता है कि मैक्सिमम जो बायर हैं, शायद मेरे से एग्री करेंगे, शायद आप भी एग्री करेंगे, कि लोग ना सस्ता ढूंढते हैं कि चीज़ें ना मुझे सस्ती मिल जाए। हाँ जी। और सस्ती के चक्कर में कितनी बार वो बहुत महंगी हो जाती है। और इन सब से बचने के लिए आपको जो 2-4 पॉइंट्स है उस पर हमेशा ध्यान रखिए। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिससे भी आप खरीदना चाह रहे हैं, उनका तो पास्ट रिकॉर्ड आप देखें ही। हाँ जी। कि वो कितने दिन से काम कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने चीज़ें दी हैं, है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि नहीं, उन्होंने वही बात जो अपन लोग ने पहले की थी कि कंपनी कब से है, कंपनी ने क्या क्या बनाए हैं, टाइमली पोजीशन दिया है कि नहीं दिया है, आफ्टर सेल सर्विस है कि नहीं है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसा है, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। मतलब सर यही 5 चेकलिस्ट अगर आपने वही चेक है नहीं सर। की तो आप नुकसान उठाएंगे। जी। तो चेकलिस्ट हम बता चुके हैं, दोबारा से इसको पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ये आपने अगर नहीं किया तो आप नुकसान उठाएंगे। अब सर ये तो बात होगी घर लेने की। जी। अब कई लोग घर के बिजनेस में भी आना चाहते हैं। जी। आज लोगों को ना रियल एस्टेट का बिजनेस बड़ा लुक्रेटिव लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर तू एंटर किया और पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। जी। तो यह क्या ये सच्चाई है? सर ये एक्चुअली मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पैसा लगाए हुए करोड़पति बन सकते हैं। बट हाँ, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बिना पैसा लगाए हुए आप पैसे कमा सकते हैं। बिना पैसा लगाए हुए आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे? देखिए सर, एक तो आप चैनल पार्टनर या रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, जिनसे बड़े सारे आप जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। उनको प्रोजेक्ट को आप अपने नेटवर्क में, जो आपकी नेटवर्किंग्स हैं, हो सकता है आपको भी 5 लोगों ने पूछा होगा कि भाई कहीं घर बता दो जहां हम ले सकें, तो उनको आप बेचना शुरू करिए, वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, तो अर्निंग सर वहाँ से हो सकती है। दूसरी चीज़ है रेंटल और लीजिंग। रेंटल की अगर मैं बात करूँ तो सर बहुत सारे लोग अब गांव से शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, और हमेशा से शिफ्ट होते रहे हैं। उसके रीजंस हैं कि एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं। तो रेंटल का भी काम करके कमीशन बेस पे पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि जब आप किसी को रेंट पे घर दिलवाते हैं तो जो लैंडलॉर्ड है वो भी 1 महीना का कमीशन देता है, और जो टेनेंट है वो भी 1 महीना का आपको कमीशन देते हैं। लीजिंग भी कर सकते हैं। लीजिंग क्या होता है सर,
जो कॉमर्शियल में एक्चुअली जो रेंटल होता है उसी को हम लीजिंग लीजिंग बोलते बोल हैं। लेते हैं। तो कोवर्किंग स्पेस जो है उसका चलन बढ़ गया है, या को लिविंग स्पेस का सर चलन बढ़ रहा है, तो लीजिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है। और तीसरा है कि रियल एस्टेट ही अब टेक ड्रिवन हो गया है। इसमें साइट कोऑर्डिनेशन का काम देखा जा सकता है, सीआरएम देखा जा सकता है, ऐप डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद जो वर्चुअल टूर है वो कर सकते हैं। आप अगर चाहें, अच्छा बोल पाते हैं आप, तो एज अ इन्फ्लुएंसर फ्लैट की टूर दिखा के आप अर्न कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में इस सब तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। मतलब रियल इस्टेट में भी पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, आप रियल इस्टेट एजेंट बनकर कमा सकते हैं, कंसल्टेंट बनकर कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आप लीजिंग या फिर रेंट पर दे के कमा सकते हैं। जी। इसके अलावा मैं चाहूँगा, आपने बताया डिजिटल तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। करेक्ट सर। मतलब आज के समय में रियल इस्टेट सिर्फ ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग नहीं रह गया है, आज डिजिटल वे ऑफ सेलिंग भी हो गया है। मैं चाहूँगा आप डिजिटल वे ऑफ सेलिंग को एक बार दोबारा से अगर आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारा यूथ आज इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, उन्हें पता चले कि आज के समय में आप डिजिटली भी रियल एस्टेट में पैसे कमा सकते हैं कैसे। अभी तो हमने सर कुछ चीज़ें डिस्कशन की, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ। आप डिजिटल पार्टनर बन के भी पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। कैसे? लीड जनरेट कीजिए, और जो डेवलपर हैं या जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो चाहते हैं कि हमारे पास लीड आए, तो आप लीड जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलग अलग तरीके हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं, हालांकि बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। तो लीड जनरेशन करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है कि सर कंटेंट क्रिएशन होने लगा है अब रियल एस्टेट में, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे। हाँ जी। कि जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसके नीचे क्या क्या लिखना है, वो कंटेंट क्रिएट करने का भी काम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं कि क्या क्या लिखा जाए कि एसईओ एसएमओ में फ़ायदा मिले। उसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जैसे हमारे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो मैं वीडियो की पूरी टूर दिखाता हूँ, वैसे ही आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे या आप अच्छा बोल पाते हैं तो एक फ्लैट की पूरी टूर दिखा के उसके अगेंस्ट भी बिल्डर से, डेवलपर से आप पैसा ले सकते हैं और उनको लीड जनरेट करके दे सकते हैं। मतलब आज समझिए कि आज डिजिटली कितना बिजनेस बढ़ चुका है। आप प्रॉपर्टी टूर करके, इन्फ्लुएंसर बनकर, और भी अलग अलग तरीक़ों से, जैसे मुकेश जी ने बताया, आप ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं रियल एस्टेट में। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज आ चुकी है रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर हाँ जी सर बताइए प्लीज़। बिना पैसे लगाए बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं। जैसे सर एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। हमने बोला कि चैनल पार्टनर बन जाओ, पहला चैनल पार्टनर हो गया, या रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ये हो गया। दूसरा हो गया रेंटल, तीसरा हो गया लीजिंग, चौथा हो गया कि जो टेक ड्रिवन रियल एस्टेट कंपनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसा कमा सकते हैं। आप डिजिटल पार्टनर बन के लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, फिर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये समझ कर दिया मैंने। 7 तरीके बता दिए रियल एस्टेट से पैसा कमाने के, और बिना पैसे के सर। इन 7 तरीकों में कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम सर सही बोल रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के पास छोटा पैसा है जी, कोई 20-50 लाख रुपए लगा सकता है जी, तो वो रियल एस्टेट से पैसे कैसे कमा सकता है? मोटा मोटी सर आप कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास लिमिटेड बजट है। हाँ, लिमिटेड बजट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना सर? हाँ। देखिए 3 चीज़ें हैं सर। पहली चीज़ होती है रेडी टू मूव इन, हाँ। दूसरा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है प्लॉट। मैं तीनों को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। रेडी टू मूव इन, जब आप घर खरीदते हैं तो ऑब्वियस है थोड़ा सा वो महंगा होगा क्योंकि चीज़ें बनी हुई होती है, लेकिन वो बहुत सेफ तरीका होता है क्योंकि आपको जो दिख रहा है सर, जिस तरह का इंटीरियर और जो भी घर के अंदर बना हुआ है, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन या क्लब हाउस, लाउंज, जो भी बना हुआ है वो आपको सेम चीज़ मिलता है जो आप देख पा रहे हैं। दूसरा होता है सर अंडर कंस्ट्रक्शन। अब अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अग्रवाल साहब इसमें रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। हाँ जी। अंडर कंस्ट्रक्शन में रिवॉर्ड कैसे है? क्योंकि आपको कम प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं, और रिस्क ऐसे है कि फिर आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि अंडर कंस्ट्रक्शन आप जिससे ले रहे हैं आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी चीज़ है सर प्लॉट। प्लॉट तो आप जो आप कह सकते हैं उस पर कुछ बना नहीं हुआ है, आपको घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर आपको एक्स्ट्रा खर्च आएगा। इस तीनों के बाद मैं इस बात से इसको समअप करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में सस्ता ऑप्शन नहीं देखें, सेफेस्ट ऑप्शन देखें। क्योंकि रियल एस्टेट ना सिर्फ सर आपका एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपके ज़िंदगी का एक फाउंडेशन होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि घर आपका ना फाउंडेशन है जीवन का, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो इन तीनों तरीके में जहां आप अपने आप को आप सेफ सुरक्षित महसूस करें वहां पैसा लगाएं। आज के समय में बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी मतलब मुझे अगर रहने के लिए चाहिए तो एक ही घर चाहिए, जी लेकिन लोगों के पास 2 3 4 5 प्रॉपर्टी भी होती है। जी। मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोग करते हैं। आज के समय में आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट कितना सेफ इन्वेस्टमेंट है? रियल एस्टेट सर हमेशा से ही सेफ रहा है। मैं आप लोग अगर एग्री करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर क्या होता था पहले, अगर आप किसी गांव में चले जाएं या अभी भी जो लोग गांव में रहते हैं उस वहाँ पे अमीर किनको माना जाता है? जिनके पास लैंड ज़्यादा है। प्रॉपर्टी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी भी इसलिए है, शेयर मार्केट सर अप्स एंड डाउन होगा, ठीक है सर। गोल्ड में आप पैसा लगाएंगे तो गोल्ड भी नीचे और ऊपर गया है सर, है ना। या गोल्ड ऐसा तो नहीं है कि आप 5 किलो खरीद के रख सकते हैं, है ना सर। उससे तो कुछ सिर्फ एप्रिसिएशन मिलेगा, उससे कोई रेंटल यील्ड नहीं आएगा। लेकिन जब आप घर खरीदते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपको रेंटल यील्ड भी आता है। और ये चीज़ें रियल एस्टेट ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सर। एक आपको ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देता है कि हाँ मेरे पास कुछ है। तो वो शेयर मार्केट या गोल्ड में वो चीज़ सर अभी देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि आज अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपको 1 साल के अंदर 3x रिटर्न दे रहा है, गोल्ड आपको 2x रिटर्न दे रहा है, ठीक है। सेंसेक्स में भी ठीक ठाक रिटर्न आ जा रहा है। प्रॉपर्टी तो इतना रिटर्न नहीं दे रही है सर, लेकिन हमेशा नहीं आता सर। अगर शेयर में मान लीजिए आता भी है तो डाउन भी जाता है सर। और गोल्ड तो इस साल बहुत तेजी से अप्रिसिएट हुआ है, सिल्वर हमेशा बहुत तेजी से अप्रिसिएट हुआ है। लेकिन अभी बीच में सर गोल्ड भी डाउन चले गए हैं। बट हमने सर रियल एस्टेट में कभी नहीं सुना कि कोई प्रॉपर्टी खरीद के ये बोला होगा कि हम तो बर्बाद हो गए जी। आज तक सर रियल एस्टेट में ऐसा हुआ ही नहीं। रियल एस्टेट ही सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं जो सर कभी डिप्रिसिएट हुआ ही नहीं सर, हमेशा अप्रिसिएट हुआ है। सर कई मार्केट गुरु ये भी कहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो, इससे अच्छा तो SIP में पैसा लगा दो, वहाँ ज़्यादा रिटर्न आएगी। तो आज हमारे साथ एक रियल एस्टेट गुरु हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे हम, क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर SIP में इन्वेस्ट करें? देखिए, चूँकि मैं रियल एस्टेट मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएँ सर, 10 साल पहले जितने पैसे में आप 3 BHK खरीद सकते थे, आज सर उतने पैसे में ना 1 BHK भी नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सीधा अप्रिसिएशन हुआ है। आप शहर की बात कर लीजिए, गांव की बात कर लीजिए, टायर 1 2 3 किसी भी सिटीज़ की बात कर लीजिए सर, लैंड हमेशा अप्रिसिएट हुआ है। चाहे उसका अप्रिसिएशन धीरे धीरे हुआ हो, लेकिन लगातार हुआ है सर। ये ऐसी चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, SIP की अगर भी बात करें आप, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न देगा। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई छोटा सा 1 BHK ही घर खरीद लेते हैं, जैसा मैंने बताया 18 लाख में आप घर खरीद लेते हैं, तो आपका रेंटल यील्ड शुरू हो जाएगा सर। पहले महीने से शुरू हो जाएगा सर, पैसा आना शुरू हो जाएगा। और चूंकि वो घर है, प्रॉपर्टी है, तो वो बढ़ता भी रहेगा और आपको लगेगा भी कि हाँ ये वाली मेरी चीज़ें हैं। आप दुनिया को ना सर कॉलर ऊंचा करके बोल सकते हो, सर मेरा ना ये वाला घर है, मेरी 5 प्रॉपर्टी है, मेरी 3 प्रॉपर्टी है। गोल्ड के लिए सर आप किसी को नहीं बोलोगे कि मेरे पास ना 5 किलो गोल्ड है, 10 किलो गोल्ड है। बिल्कुल। और देखो भैया, सोना चांदी चोरी होने का भी डर है, प्रॉपर्टी कहीं चोरी नहीं होने वाली सर। आप खुद ही अनसेफ फील करेंगे अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है 5 किलो तो। बिल्कुल, कहीं जाने में भी डर लगेगा, नहीं तो लोकर का आपको किराया देना पड़ेगा। हाँ, फिर आप बैंक में जाइए, फिर वहाँ आप लॉकर लीजिए, फिर वो अलग से आपका रेंटल, आपको रेंटल देना होगा सर, वो मिलेगा नहीं सर। हाँ, प्रॉपर्टी में रेंटल मिलेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपके पास वेरिएबल इनकम भी आएगी और साथ साथ में फिक्स इनकम भी आएगी। जब आप मतलब कि जब आप उसे सेल करेंगे तो आपके पास फिक्स रिटर्न भी आएगा। 2 तरीके से आप पैसा कमाते हैं प्रॉपर्टी से सर। रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक ही लाइन बोलूंगा, हमने तो आज तक नहीं सुना। अगर आपने सुना होगा ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोई प्रॉपर्टी लेके ये बोल रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। बिल्कुल। अगर गलत तरीके से नहीं लिया गया हो, अगर आपने R&D करके चीज़ें ली हैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। R&D तो हर चीज़ में करनी चाहिए। देखो, लाइफ में आप चाहे शादी करने जाओ, चाहे प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, गोल्ड खरीदने जाओ, R&D तो हर जगह कर लो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे इनकम की, किस तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से भी पैसा देता है और रियल एस्टेट में आप सेल्स करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि लोग जिन्हें कहीं जॉब नहीं मिलती, रियल एस्टेट में जॉब मिल जाती है जी।
लेकिन उसके बाद वो बहुत जल्दी जॉब से निकल भी जाते हैं और यही कहते हैं कि मेरे से सेल्स नहीं हो रही है, रियल एस्टेट सेल्स मुझसे नहीं होगी भाई। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स का फ्यूचर भी बन सकता है आज आपकी वजह से, रियल एस्टेट में सेल्स को आसान कैसे बनाया जा सकता है? सर पहली चीज़ जो अग्रवाल साहब आपने एक चीज़ पूछी ना कि कुछ बच्चे या नए नए जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, कुछ दिन काम किए और उनसे सेल नहीं हुआ तो बोलते हैं ना मुझे सेल्स आता नहीं है। एक्चुअली सर रियल एस्टेट जो है ना वो सेल्स का बिजनेस ही नहीं है। रियल एस्टेट सर ट्रस्ट का बिजनेस है। पहले लोगों को आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि आप ठीक हैं, आपके साथ वो सेफ हैं, तभी जो बायर हैं वो कंफर्ट जोन में आपके साथ आएंगे। और सर जो रियल एस्टेट है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी का बिजनेस है सर। ऐसा नहीं है कि बस आप कुछ भी सेल करना चाहेंगे, किसी को भी सेल करना चाहेंगे तो वो बिक जाएगा, वो ऐसे नहीं बिकेगा। सेल्स के अलावा भी बहुत काम है सर रियल एस्टेट में, है ना। अब आप रियल एस्टेट के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप CRM बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, आप साइट कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, आप वर्चुअल टूर पे काम कर सकते हैं, आप खुद जैसे हमने बताया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो सिर्फ रियल एस्टेट में सेल्स का ही काम नहीं है। और सेल्स से पहले आप लोगों को ये बताइए कि आपसे अगर कोई घर खरीद रहा है ना वो सुरक्षित है। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में सर। कोई भी क्लाइंट आपको 2 पैसा ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएंगे जब उनको लगेगा कि इनसे मैं घर खरीदूंगा ना तो मेरा पैसा सुरक्षित है। और हमारे साथ सर ऐसा हुआ है कि हमने कोई चीज़ें, एक एग्जांपल ले लें सर। हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर से। हमने कोई चीज़ें बोली कि 52 लाख रुपए का है और किसी ने वही चीज़ उनको बोला कि हम आपको 48 लाख रुपए में दे रहे हैं। ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं, आप जब आएंगे तो मैं मिलवा भी सकता हूँ ऐसे क्लाइंट से। अब उनको किस बेस पे 48 लाख रुपीज़ बोला गया आई डोंट नो, बट उन्होंने मेरे से 52 लाख में चीज़ें लेना सही समझा, न कि वो 48 लाख में, क्योंकि उनको ब्रांड की वैल्यू समझ में आई। हम लोग मार्केट में कितने दिन से बैठे हुए हैं, कितने लोगों को घर दिया है। तो बेसिकली मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी के पास जा रहे हैं ना उनके बारे में जानिए, और अगर उनको आप पे ट्रस्ट है तो ऑब्वियस है वो आप ही से घर खरीदेंगे। तो ये सेल्स का बिजनेस है ही नहीं। ट्रस्ट पे ध्यान दीजिए, इंटीग्रिटी पे ध्यान दीजिए। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पार्टनर है ना, जो लोग बेचते हैं, वो सिर्फ सेल्स पे ध्यान ना दें, वो जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर उनसे खरीद रहा है, उनको एजुकेट करने पे भी ध्यान दें। ये बड़ी बात आपने कही है कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्स। और सेल्स जब भी आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी, जब सिखाने की कोशिश करोगे तो सेल्स हो जाएगी। सर सेल्स में तो आप जो कोई पेन बेच रहा है सर, रोड पे पेन बेच के, सर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर रेडी पे सर ठेला पे कोई आके एक्चुअल हीरा है और कोई ये बोलने लगे हीरा ले लो, हीरा ले लो, तो सर आप खरीदेंगे? नहीं। आप खरीदेंगे नहीं? खरीदेंगे, आपको लगेगा अरे फर्जी होगा। लेकिन अगर वही तनिष्क के शोरूम में आप चले जाएं और वहाँ पे नकली हीरा भी रखा हुआ है, तो सर आपकी हिम्मत नहीं होगी बोल देने की वो नकली हीरा है। तो जो ब्रांड की वैल्यू होती है ना सर, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं एम सानवी रियल एस्टेट ब्रांड के ऊपर ही। तो आपने ये ब्रांड बिल्ड किया, आप इससे पहले आपने कहा कि आप सेल्स की जॉब में ही थे। जी। आप अलग जॉब में थे और वहाँ से एक बिल्डर का सफ़र, आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं अब मुझे रियल एस्टेट में आना चाहिए? क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? सर क्या था, जब मैं नौकरी कर रहा था रियल एस्टेट में ही था, तो एक वाक्य मुझे आज भी याद है। जैसे आप आए, आपके साथ एक फ्रेंड आ गए, आप तो महंगी चीज़ें ले रहे हैं। जब आपके एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि सर हम लोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं है क्या, 30 से 40 हज़ार में कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है, हम घर नहीं ले सकते क्या दिल्ली में? तो हमारे भी दिमाग में आया कि ये इनका पहला प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग के पास ये होगा कि मैं 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, 20 हज़ार कमा रहा हूँ, तो क्या मैं भी घर ले सकता हूँ? फिर हमने R&D करना सर शुरू किया। जब R&D करना शुरू किया तो इस लोकेशन के बारे में मुझे पता चला, उत्तम नगर द्वारका मोड़। तो पहले तो हमने खुद ही घर खरीदा सर। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर इस चीज़ों को चैनलाइज किया जाए, ठीक से लोगों तक पहुँचाया जाए, तो इसमें मैं खुद भी पैसा कमा सकता हूँ और जो लोग इस तरह का घर ढूंढ रहे हैं उनका सपना भी हम पूरा कर सकते हैं। और वहीं से सर शुरुआत हुई एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की। आपका टैगलाइन है घर सही मिलेगा यही जी। इस टैगलाइन के क्या मायने हैं? सर ये टैगलाइन मैंने शुरू में नहीं रख दिया। हमने पहली
पहली चीज़ है कि पूरे डिपार्टमेंट्स बनाए, कैसे बनाए मैं थोड़ा एलेबरेट कर देता हूँ। मैं खुद वीडियो की टूर बनाता हूँ, वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ। उसके बाद आप लोग को चीज़ें ठीक लगती हैं तो आप लोग कॉल करते हैं, जो कॉल सेंटर में जाता है। कॉल सेंटर में जाने के बाद जब आप विजिट करने आते हैं तो सेल्स टीम जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स है वो मिलते हैं और आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाते हैं। तकरीबन सर एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं बताऊं, तकरीबन हमारे पास 600 फ्लैट रेडी टू मूव इन हमेशा होते हैं। सेल्स टीम आपको वो दिखा दी। अब आपको लोन लेना है तो हमारे जो लोन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी है अवेलेबल वहाँ पे। उसके बाद आपको रजिस्ट्री करवानी है तो कोर्ट में ले जाके आपको रजिस्ट्री करवाना, रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके लिए अलग टीम है। जब आपने घर ले लिया तो फाइनली आपको पोजीशन मिल रहा है, हैंड ओवर मिल रहा है, तो घर में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमारे पास मेंटेनेंस टीम अलग है। फिर जब आप घर ले लें, आप शिफ्ट हो जाते हैं तो मैं स्पेशली खुद आपके घर आता हूँ और आपसे अपनी कंपनी के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में रिव्यू लेता हूँ। फिर वो अपलोड होती है। मीन्स हमने अपनी कंपनी को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया अग्रवाल साहब। और उसके बाद मैंने ये टैगलाइन पुट किया कि घर से ही मिलेगा ही। तब मुझे लगा कि इस लाइन के लिए अब मैं एलिजिबल हूँ, ये लाइन में रख सकता हूँ। मतलब कि सोचिए, एक टैगलाइन रखने के लिए भी पूरी एसओपी फॉलो की है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। क्या आप ये करते हैं? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कह दीजिए कि प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सबसे सस्ता यही मिलेगा, लेकिन क्या आपने वो एसओपी चेक की है कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Correct. बहुत सारे लोग अपनी बातों पर ही खरे नहीं उतरते और जिस वजह से मार्केट से फिर वो धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। आपने अभी तक हजारों लोगों को घर दिलाया, जैसे आपने बताया। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगे कि नहीं, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जो दिल को छू गई आपको? सर ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट चूंकि टाइम की लिमिटेशन है तो 2 से 3 मैं आपको बताता हूँ। और वो वीडियो डली हुई है मेरे चैनल पे सर, उन्हीं के बारे में बताता हूँ। एक माता जी आई सर, तकरीबन 60 साल का उनका एज था। मैं खुद हैंड ओवर, चूँकि मैं खुद देता हूँ कीज़, मैं खुद देता हूँ, तो मैं उनको कीज़ दे रहा था। तो मैंने उनसे जब कीज़ दे रहा था तो वो रोने लगे एक्चुअली, और वो वीडियो है मेरे पास। आप बोलेंगे तो सर आपके पास भी मैं भेज दूंगा। रोने लगी। फिर मैंने उनको हग किया, मैंने बोला माता जी क्या हो गया है ना, क्यों इतना आप रोने लगी? बोले बेटा ये मेरे ना खुशी के आंसू हैं, और जिस एज में मैं हूँ ना, मुझे लगता नहीं था कि मेरा अपना घर हो पाएगा, कि इस जीवन में तो मुझे लगता था अपना घर नहीं हो पाएगा। आपने ना मुझे वो सपना जो अभी तक मुझे लग रहा था पूरा नहीं होगा, वो आपने पूरा किया कर दिया है सर। वो जो लाइन थी ना, आज भी मुझे याद है सर, है ना। और मैं एक और पॉडकास्ट पे गया था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बताई थी। तो वो ना बड़ा सुकून देता है सर, आपको बहुत मोटिवेट करता है कि और आप अच्छा करें। ऐसे ही सर एक दूसरा एग्जांपल है, उसमें एक भाई साहब थे, उनकी भी एज तकरीबन मेरे हिसाब से 55 के आसपास होगी। उनको मैंने एक घर दिया सर 3 BHK। और जब मैं हैंड ओवर उनको दे रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका सफ़र। तो उन्होंने बोला बेटा मैं एक चीज़ बताऊँ कि ये घर लेके ना, स्पेशली दिल्ली में, मुझे लग रहा है कि मेरी जो खोई हुई इज्जत है ना वो वापस आ गई। उनके साथ पहले कुछ ट्रेजेडी हुआ था, कुछ लॉसेस हुए होंगे। तो जब इस तरह से लोगों का आशीर्वाद आता है ना सर, तो लगता है हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि बनेगा, मिलेगा, होगा, रेडी टू मूव इन होते हैं सर। आज घर देखो और कल आप रजिस्ट्री करवा लो। लोन चाहिए तो 10 दिन लगेंगे। अभी रिसेंट का एक वाकया है सर, एक फैमिली गृह प्रवेश की, उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया था, लेकिन सर टाइम का अभाव था, मैं जा नहीं पा रहा था। 11 बजे से लेके वो मुझे 4 बजे तक कॉल करते रहे, जब तक मैं उनके पास नहीं गया। सर जब मैं उनके घर गया ना सर, मतलब दिल बाग बाग हो गया सर। क्या हुआ, उन्होंने मेरे लिए अलग से एक नारियल रखा हुआ था। बोला सर ये नारियल पकड़िए, आप सर इसको डोर पे तोड़िए, ठीक है, क्योंकि आपके कारण ये घर हुआ है। फिर मैंने वो नारियल तोड़ी। अभी हाल फिलहाल में मैंने वो टेस्टिमोनियल डाला है सर। हमने वो नारियल सर तोड़ा, उसके बाद सारे घर में हमने छिड़का। फिर मैं जैसे प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, मैंने उनको बोला कि सर एक बार आप अपना घर दिखा दीजिए। फिर इतने खुश होकर वो दोनों आदमी दिखा रहे थे ना, क्या ही बताऊँ सर। मतलब ये सब कुछ ऐसी सेंटिमेंटल चीज़ है ना। पैसा तो अलग बात है सर, हर आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, मैं भी कमाता हूँ, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स हैं सर, ये आशीर्वाद है ना, वो लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आप अभी तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक मौका मिले कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ चेंज करने का, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? सर इसमें ना एक लाइन है सर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री।
इसमें क्या होता है सर, बायर को ना सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मैं उस चीज़ को बदलना चाहूँगा। अगर शुरू में ही बायर को लीगल का नॉलेज, रेरा में आप रजिस्टर्ड हैं, आपको कब पोजीशन मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें अगर क्लियर कर दी जाए एक बायर को, तो सर 50-50% डिस्प्यूट्स तो मुझे लगता है वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप रियल एस्टेट एजेंट भी हैं या आप डेवलपर भी हैं, तो क्लाइंट को सिर्फ सेल मत कीजिए, उनको सिर्फ चीज़ें बेचिए मत, उनको एजुकेट कीजिए, उनको बताइए, ताकि जब वो घर लेना तो वही चीज़ उनको मिले जो आज आप उनको बता रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही है कि आप क्लाइंट को पहले एजुकेट करिए, उसके बाद सेल्स जी। करिए। और सेल्स का असली प्रोसेस भी यही होना चाहिए कि आप लेट देम एजुकेट फर्स्ट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर, आज आपने कहा कि हज़ारों लोगों को आप घर दे चुके हैं, जी। 600 घर आपके पास हमेशा तैयार होते हैं। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? ज़्यादा घर का बनाना या ज़्यादा पैसे कमाना? देखिए अग्रवाल साहब, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ना तो ज़्यादा घर बेचना, ना ज़्यादा पैसे कमाना सर मेरा लक्ष्य है। मेरा तो जो लक्ष्य है और सक्सेस का जो मतलब है ना, वो है क्लाइंट का भरोसा जीतना। अगर क्लाइंट मेरे पे भरोसा करने लगे ना सर, वही मेरे लिए सक्सेस है। अगर किसी को मैंने 5 साल पहले घर दिलवाया, वो जब मेरे से मिलते हैं और ये कहते हैं ना कि सर आपने जो तरीका मुझे बताया था, आपने जो रास्ता मुझे दिखाया था, वो सर एकदम सही था, तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेस हूँ। सक्सेस का एक और मतलब है मेरे लिए कि जिन क्लाइंट को मैंने घर दिया आज से 5 साल 7 साल पहले, और उन क्लाइंट से आज भी मेरे रिश्ते हैं, आज भी हमारी बातचीत हो रही है। आज भी जब वो कोई फंक्शन करते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ भी होंगे, कोई इवेंट्स करते हैं, उसमें मुझे बुलाते हैं एज ए गेस्ट और मैं वहाँ पे जाता हूँ। और वो रिश्ता जो इतने टाइम से बना हुआ है ना, जो ट्रस्ट मैंने जीता हुआ है सर, यही सक्सेस है मेरे लिए। असली सक्सेस क्या है? लोग कमाना, ना कि पैसे कमाना। अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ बिल्कुल तो अगर आपने लोग कमाए हैं तो यकीन मानिए पैसे अपने आप आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल आएंगे सर। आप डाउन द लाइन क्या देखते हैं अगले 5 सालों में? आप कहाँ देखते हैं कि एम सानवी रियल एस्टेट कहाँ होगा? सर अभी हमारे 2 ब्रांचेज हैं। अभी चूँकि आपका चैनल ही है सर, फ्रेंचाइजी बताओ, है ना, एक से बढ़कर एक बड़े लोग इस पॉडकास्ट पे आए हुए हैं। और अभी मैं सर आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बुलाने की। जो फ्रेंचाइजी बताओ है ना सर, तो हम भी चाहते हैं कि जो कमिंग टाइम है उसमें अपनी फ्रेंचाइजी दिल्ली एनसीआर, फिर दिल्ली एनसीआर के बाहर बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में दे। साथ में खुद के जो कंपनी का विज़न है और मिशन है वो भी मैं बता देता हूँ। 7 ब्रांचेज सर मुझे 2028 तक ओपन करने हैं और 2029 में सर मुझे अपना आईपीओ लाना है। क्या बात है! तो ये सर एम सानवी रियल एस्टेट का मिशन और विज़न है सर। तो बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा। अगर आपके पास मौका मिले एम सानवी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का तो इन्वेस्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आईपीओ आएगा तो बट ऑब्वियसली आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। सर, आप आज अगर आपको खुद को प्रॉपर्टी लेनी हो जी, तो आप क्या देखेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, क्या देखना है? जैसे अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, वो जो आपने लिस्ट पूछा था कि क्या बिल्कुल, लिस्ट करें, उसके अलावा एक चीज़ और भी बोल देता हूँ सर। एक प्रेशर सेलिंग होता है जब आप चीज़ें खरीदने जाते हैं ना, घर या प्रॉपर्टी, तो जो एजेंट होते हैं या जो डेवलपर होते हैं वो कहते हैं कि यूनिट बिक जाएगी, आप अभी ले लो, आप अभी ले लो। उससे मैं बचना चाहूँगा सर। जो प्रेशर सेलिंग है वो नहीं लूँगा। उसके अलावा जितनी चीज़ें मैंने इस पॉडकास्ट पे बताई है कि बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कीजिए, पास डिलीवरी चेक कीजिए, जितने भी हमने चेकलिस्ट बताए थे, मैं भी ज़रूर उसी को फॉलो करूँगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। कई बार क्या होता है, हमने भी जब घर लेने जी। गए तो बिल्डर क्या कहते हैं, ये 4 बचे हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं हाँ, बचा हाँ, हुआ। हाँ, हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से वो बेचे ही जा रहा है। सर वो प्रेशर सेलिंग होता है कि बिक जाएगा। हाँ। और सर घर ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जब जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर है, वो आते हैं ना सर, तो मैं बोलता हूँ पहले आप आराम से आज देखिए, घर जाइए, फैमिली को लेके आइए, फैमिली को दिखाइए। जब सब आदमी आप ओके हो जाए ना, तब आप टोकन दीजिए, तब आप घर बुक करवाइए। तो एकदम से जल्दी में, हड़बड़ी में आप कोई चीज़ मत खरीदिए, क्योंकि वो डिसीजन गलत हो जाएगा। हो सकता है सर आपने ओके कर दिया, बट आप मैडम को ले गए दिखाने, उनको नहीं समझ में आया, तो सर फिर आप भी, चूँकि डेवलपर का भी या सर रियल एस्टेट कंसल्टेंट का टाइम तो लगा ही है सर, उसने आपको टाइम दिया, सारी चीज़ें दिखाई, अब अभी आपने पैसे दे दिए, फिर कल को आप कह रहे हैं कि नहीं पैसे वापस कर दो, तो सर आपका भी टाइम ख़राब हो रहा है, उनका भी टाइम ख़राब हो रहा है। तो पहले तसल्ली से आप देख लीजिए, आपकी फैमिली देख ले, सब ओके है ना, तब घर खरीदिए सर।
सर अभी अब मैं खासकर कुछ आपके ही प्रॉपर्टी के विषय में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने देखा जो दिल्ली में जी जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है कच्ची कॉलोनी, जी जो रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी, कहीं तोड़ तो नहीं जाएंगी, जी। तो इस विषय में सर आपका क्या कहना है? इसको मैं एक लाइन में बताऊँ ना हाँ सर, जी। तो जिनको भी इस चीज़ का डर रहता है ना, हाँ। तो जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उस पर लोन जरूर लें, क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है नहीं है वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब अगर आप लोन करवाते हैं तो बैंक ना सर सारी लीगलिटी चेक कर लेगा। हाँ जी। बैंक क्या करता है, पहले तो सर लीगल पेपर देखता है कि पेपर सब ओके है ना, क्योंकि बैंक के पैसे लगे होते हैं सर वहाँ बिल्कुल पे। ठीक बात है। उसके बाद बैंक के पास टेक्निकल टीम होती है जो बैंक जाके स्ट्रक्चर देखती है कि ऐसा तो नहीं कि मैं इस पे लोन दे रहा हूँ पता चले कि 2 साल में ये गिर जाए। ठीक है, तो अगर बैंक लोन दे रहा है ना तो प्रॉपर्टी एकदम ओके है, उसमें कोई टेंशन का बात ही नहीं है। और हम लोग जो घर बनाते हैं सर, वो आप प्रॉपर वो रजिस्ट्री है सर, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर उस पर लोन मिलता है सर, आप चाहें उसका मोटेशन करवा सकते हैं, तो सारी चीज़ें ओके हैं, तो उसमें किसी भी चीज़ का कोई टेंशन का बात बेसिकली आपको अगर कहीं पर भी आप मकान ले रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट एम सानवी रियल हाँ जी, एस्टेट, हाँ जी। आप कहीं भी मकान ले रहे हैं, अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो भी थोड़ा सा लोन ले लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल लोन लेना चाहिए, ताकि अगर आप खुद से चेकलिस्ट नहीं करेंगे पेपर का तो बैंक तो जरूरी कर देंगे। बैंक जरूरी कर देंगे। और इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है मकान के लिए, क्योंकि आज के समय में कई बैंक बोलते हैं ज़बरदस्ती इंश्योरेंस करवाते हैं, कई लोग नहीं भी करवाते हैं, तो आज के समय में अगर आप मकान ले रहे हैं तो लोन का इंश्योरेंस लेना कितना ज़रूरी है? सर अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा मानना ये है इंश्योरेंस तो करवानी चाहिए। इंश्योरेंस में क्या होता है सर, आपने घर पे लोन ले लिया 20 लाख रुपए, भगवान न करे सर कल को जिन्होंने लोन लिया उनको कुछ हो जाएगा, तो उस घर का ईएमआई कौन देगा? तो अगर इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी घर पे जितने भी ड्यू लोन बचे हैं वो पूरा कर देती है और घर हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो देखिए, जो पर्सन आपके घर से गए उनका लॉस तो खैर कोई बियर नहीं कर सकता है, बट फाइनेंशियली अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो घर आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ईएमआई कौन देगा और कैसे होगा, उससे आप बच सकते हैं। तो इंश्योरेंस तो करवाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं बात करूं कि आज आप हज़ारों मकान बना रहे हैं जी। तो आप एक बिल्डर ही हो गए। जी सर, हाँ, बिल्डर कम कंसल्टेंट आप कह सकते अच्छा, हैं। बिल्डर कम कंसल्टेंट। हाँ, क्योंकि जो मेरे दोस्त यार हैं वो भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो चूंकि हमारा एक ब्रांड है तो वो आके कहते हैं कि मुकेश यार मेरा भी प्रोजेक्ट है, आप उसको सेल कर दीजिए, तो उस तरह से हम उन लोग का भी सेल करते हैं। करवाते तो बेसिकली लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, जो अगर कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं और आपसे सेल नहीं हो रही है तो भी एम सानवी रियल एस्टेट उसको कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी सर पूरी टीम है, एकदम प्रॉपर सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो हम प्रोजेक्ट लेकर भी उनको सेल करते हैं। और कोई भी चीज़ सेल करने से पहले ना सर हम खुद आश्वस्त पहले हो जाते हैं कि लीगल, टेक्निकल, लैंड के पेपर्स, इनकी पास हिस्ट्री क्या रही है, मैं खुद भी देखता हूँ, तभी मैं कोई प्रॉपर्टी किसी को रिकमेंड करता हूँ। तो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो जाता है, हाँ, उसके हाँ, बाद ही काम करते हैं भाई। जी, तो ये जी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अगर सही ब्रांड के साथ काम करेंगे, किसी भी क्षेत्र में बात करें, हम रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहे, अगर आप सही ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी आधी परेशानियां तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप आश्वस्त ना रहें, आप अपना भी क्रॉस चेकिंग जरूर करें। और आपको हर चीज़ इस पॉडकास्ट में बताई गई है जी। हमने पॉइंट टू पॉइंट बताई है। एक बात सर, जो घर खरीदना चाह रहे हैं ना कहीं भी सर, हम लोग ने इतनी बातें कर ली हैं, अगर ये सब चेकलिस्ट को थॉरली जाएंगे ना सर, ठगी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब आप ठगी तभी होती है जब आपकी ही सावधानी नहीं है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है और आप ट्रस्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स तभी आती है। जानकारी पूरी लीजिए। पिछले 7-8 सालों में आपने बहुत काम किया है, जी। आने वाले 7-8 साल में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या आपका सपना है जो अधूरा रह गया, अब इसको भी पूरा करना है? सर अगर सच पूछिए तो पहले भी ये सपना था और अभी ये सपना है कि जो लोग ना सर रेंट के घर में रह रहे हैं ना, मैं भी रेंट के घर में रहा हूँ, तो मैं फील कर पाता हूँ कि रेंट के घर में रहने का क्या दर्द होता है। जब रेंट का तारीख आता है सर, सपोज करिए 5 तारीख को रेंट देना है, अगर किसी कारण से आपकी सैलरी नहीं आई, 7-8 तारीख तक चली गई, लैंडलॉर्ड आ जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे भाई पैसे नहीं दिया, थोड़ा लेट हो जाएगा, बोलेंगे खाली कर दो, हर साल बोलेंगे कि रेंट बढ़ा दो, है ना। उसके बाद जब आप घर शिफ्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है, जब शिफ्टिंग आप करते होंगे तो कुछ ना कुछ सामान टूट फूट जाता है, आपको लॉसेज होते हैं। मैं ये सारा पेन सर झेल रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ, या मेरा जो सपना है वो ये है कि जो लोग रेंट के घर में रहते हैं ना, उनको रेंट के घर से निकाल कर दिल्ली जैसे शहर में अपना घर देना, जितना वो रेंट दे रहे हैं उतना ही ईएमआई दे और अपना घर ले ले।
और इसमें सर मैं सक्सेस हो भी रहा हूँ, कुछ सपने पूरे हुए हैं और कुछ सपने भी पूरे करने हैं। क्या बात है, मतलब कि अभी भी जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके सपने को पूरा करने के लिए मुकेश जी काम कर रहे हैं। कोई संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। सर फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं अग्रवाल साहब के चैनल पे हैं, और ऑब्वियस है इनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग है ना, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे इनके पास एक से बढ़कर एक लोग आते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे शेयर मार्केट हो, फाइनेंशियल हो, या आप एआई से रिलेटेड हो, जो भी नॉलेज अगर आपको चाहिए, आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे फ्रेंचाइजी बताओ को, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली में अगर आपके घर लेने का सपना है, लेकिन आपको अभी तक ये लग रहा था कि मेरे पास तो 1 ही लाख है, मेरे पास तो 2 ही लाख है, मैं तो घर नहीं ले सकता, मेरा लोन नहीं होगा, तो सर आप हमारे पास एम सानुल एस्टेट के पास आइए। और आने से पहले ना, अग्रवाल साहब तो खैर R&D कर लिए हैं, बट आप लोग खुद R&D कर लें, हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे जाएं, क्लाइंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखें, उसके बाद हमारे पास आएँ। सर आई गारंटी यू आपका घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके पास अगर कम डाउन पेमेंट है तो आप घर नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं सर। एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि देखिए घर खरीदना ना मैं ये कह सकता हूँ कि घर खरीदना सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो लंबे टाइम से हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। फिर एक दिन आपका माइंडसेट बनता है, फिर आप निकलते हैं, घर ढूंढते हैं, और अगर कोई सही आदमी मिल जाए जो आपको सही गाइड कर दे, सही तरीके से आपको घर दिलवा दे, तो वो आदमी भी आपके लिए ठीक रहेगा और आपका सपना भी दिल्ली में घर लेने का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सर हमने बहुत सारी बात की रियल एस्टेट के बारे में जी। हमने जाना कोई रियल एस्टेट कैसे ले, रियल एस्टेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जी। कुछ बात आपकी भी कर लेते हैं। जी। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने देखा आप जॉस्टॉक पर भी हैं, ABP न्यूज़ पर भी हैं, जी। बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट पर भी हैं, जी। आपके यूट्यूब पर 4.5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर भी हैं, जी। इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छी आपकी फैन फॉलोइंग है। जी। तो आपने एक आम आदमी से जी। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट तक का सफ़र बहुत अच्छे से तय किया है। जी। अगर हम असल मायने में कहें तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं आज के दिन। जी। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए जो बाकी लोगों के लिए एक लेसन हो, कि जो आज रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाह रहा है या रियल एस्टेट में अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक्चुअली जब मैंने शुरू की अग्रवाल साहब, तो ना तो मेरे पास कैपिटल था और ना कोई गॉडफादर था, अकेला सर चला। अगर मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताऊं कि मैंने क्यों बोला कि मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का कटरा प्रखंड है, वहाँ बहुत एक छोटा सा गांव है शिवदासपुर। आज भी बस पकड़ने के लिए ना वहाँ से लोगों को 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं उस गांव से हूँ। पिताजी मेरे किसान थे, फूस का घर था। सर फूस का घर अगर खड़ होता है एक्चुअली, तो बारिश, हाँ, तो बारिश होती थी ना तो पानी चूता था। मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। पापा कैसे कैसे करके पढ़ा लिखा के दिल्ली भेज दिए सर। जब यहाँ पे आया तो ना तो पैसे थे ना कुछ थे, दर दर भटकने लगा। फिर कहीं कभी इंश्योरेंस में नौकरी की, कभी सर फार्मा में नौकरी की, MR अगर आप लोग जानते होंगे है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है सर, है ना, कभी उसका काम किया। फिर उसके बाद रियल एस्टेट में आया। अब रियल एस्टेट में भी आया तो सर कैपिटल तो थे नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमने अग्रवाल साहब 1000 में OLX से एक टेबल खरीदा। घर में 2 प्लास्टिक की चेयर थी, वो सर ले आया। और चूँकि एक लैपटॉप तो था, पढ़ाई किया था तो एक लैपटॉप था, वो लेके मैं आ गया और काम करना सर अपना शुरू कर दिया। शुरू में सर 2 महीने काम नहीं हुए, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल आदमी का बढ़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। तीसरे महीने सर हमने काम किया और हमने 4 फ्लैट सर तीसरे महीने बेचे। अकेले बेचा सर, खुद भागता था, दौड़ता था, जूते गंदे, पैर गंदे, कपड़े गंदे, है ना। अब तीसरे महीने में वो काम हुआ तो थोड़े पैसे कमाए सर। उसके बाद एक छोटा सा ऑफिस ले लिया 10 बाई 10 का। फिर वहाँ पे एक हमने रिसेप्शन रखा, फिर 1 से 2 स्टाफ, एक दिखाने वाले स्टाफ को रख लिया, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। आज तकरीबन सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 70 लोगों के आसपास का मैन पावर है। हमारी खुद का ऑफिस है सर द्वारका मोड़ में। तो कहने का मतलब ये सारी जर्नी से मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि
मैं अगर कर सकता हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हैं, और ये एक इंस्पिरेशन है आप लोग के लिए जिनको लगता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी है, इंटीग्रिटी है और ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हैं, और बीच में फ्रस्ट्रेशन आता है लेकिन आप उसको संभाल ले रहे हैं, तो सर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, सक्सेस आप ज़रूर होंगे। क्या बात कही है कि आपको ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने काम किया तो इंडस्ट्री कोई मायने नहीं रखती है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इस पूरे पॉडकास्ट को आप बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। सोचिए, 2 प्लास्टिक की कुर्सी से सफ़र तय किया और 2000 से ज़्यादा मकान बना चुके हैं, 2000 से ज़्यादा मकान आज बेच चुके हैं, 2000 लोगों के परिवार को बसा चुके हैं, किराए से अपने घर तक पहुंचा चुके हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इंस्पिरेशन लोगों की कहानी आपको मिलती है फ्रेंचाइजी बताओ पर। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ करने को भी मिलता है। आप सोचिए कि आप आज क्या काम कर रहे हैं, वहाँ से रियल एस्टेट कंसल्टेंट तक का सफ़र आपने तय किया। आपने आज लोगों को भी सक्सेसफुल बनाया, लोगों के सपनों को पूरा किया। और आपके सपने तभी पूरे होते हैं जब आपके ज़रिए लोगों के सपने पूरे हो। तो मुकेश जी ने लोगों के सपने पूरे किए, उनको किराए के घर से अपने घर में पहुंचाया, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज आपने समय दिया, स्पेशली हमारे बुलाने पर। आज उत्तम नगर से नोएडा एक्सटेंशन यहाँ तक 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ये रास्ता आपने तय किया और आज लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी कुछ करें। सफलता किसी भी स्किल की मोहताज नहीं है, सिर्फ आपके जज्बे की मोहताज है। जज्बा डालिए, सफलता मिल जाएगी। सर, आपके वक्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बॉटम ऑफ द हार्ट सर, बहुत कमाल के आदमी हैं सर, और आपके साथ बात करके सर बहुत मज़ा आया। सेम ही। और आई होप कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। और अग्रवाल साहब को तो सब लोग जानते ही हैं, है ना, बड़े बड़े लोग आते रहते हैं और बड़े आदमी हैं, है ना, और बड़े सारे चैनल हैं इनके। और ज्ञान लेना है किसी भी चीज़ के बारे में, सर के चैनल पे बने रहिए। और अगर घर खरीदना है तो आप हमारे चैनल पे आइए, हम सारे रियल एस्टेट पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज आपने जाना इस पॉडकास्ट में किस तरीके से आप भी रियल एस्टेट में अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, किस तरीके से आपके पास भी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं तो आपका घर का सपना पूरा हो सकता है, किस तरीके से आपको घर परचेज करना चाहिए, लोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें, और ऐसी बहुत सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया मुकेश कुमार जी ने। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें करी। अगर आपने इस पॉडकास्ट का एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। आज इस पॉडकास्ट में आपको असली ज्ञान मिला है। और आपने क्या सीखा है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप घर ढूंढ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में तो एम सानवी रियल एस्टेट एक बार जरूर जाइएगा। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति विशेष के लिए, ऐसे ही अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे साथ यानी आपके अपने दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।